बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, थोड़ा मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ गया था, इस वजह से डिले हो गया सेशन स्टार्ट करने में। नाउ आई स्टार्ट द लेक्चर एंड द टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर इज सीपीयू scheduling. I am sharing the Microsoft slides. You can see on the screen. Yes, this one. चैप्टर नंबर 6 सीपीयू scheduling. मैंने आप लोगों को दो बुक्स दी थी, एक विलियम स्टॉलिंग की बुक थी और एक दूसरे राइटर है, यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है। अगर हम फुल स्क्रीन की तरफ जाएं, ये स्लिबर्स चैट्स, इस राइटर की जो बुक आपके पास होगी 9th एडिशन की, उसका चैप्टर नंबर 6 है सीपीयू scheduling, हम उसमें से देखेंगे। At first we clear some objectives of today's lecture, and the main topics of the today's lecture are scheduling criteria, scheduling algorithms, thread scheduling, multiprocessor scheduling, real time CPU scheduling. अच्छा जी, हम स्केजुलिंग करते क्यों हैं और स्केजुलिंग की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम काम कर रहे हैं मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे या मल्टी सिस्टम के ऊपर। जब सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिंगल लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, जिसके अंदर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, एक वक्त में एक ही प्रोसेस डील हो रहा है, तो उस वक्त हमको ये स्केजुलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तमाम पीसीज जो कि लेटेस्ट पीसीज की अगर बात की जाए, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, तो सबके सब जो है हमें मल्टी कोर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। This is the basic concept that how process load in the memory or how process communicate with the CPU. We can see here load store, add store, read from file, इससे क्या मतलब है? और इसको कहा क्या जा रहा है? CPU burst. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोसेस आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है और लोड हो रहा है या फिर कनेक्ट हो रहा है CPU से, और जब तक वो फाइल रीच कर रहा है कि रेडी क्यू के अंदर से, तो उस प्रोसेस को या उस इतने टाइम को हम क्या कहते हैं? ये CPU बर्स्ट का टाइम है। वेट फॉर आयो, जब कोई भी प्रोसेस वेट कर रहा है आयो के लिए, आयो डिवाइस के लिए, तो उस टाइम वो क्या है? उसका आयो बर्स्ट टाइम कहलाता है। इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है, एक प्रोसेस चल रहा है, देखें सीपीयू यहाँ पे कहीं भी आइडल नहीं है। जब आयो बर्स्ट वेट फॉर आयो कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या है? ये एक प्रोसेस की बात हो रही है। प्रोसेस अगर स्टॉप हो गया और दूसरे प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो दूसरा स्टोर भी प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होगा? सेम उसी प्रोसीजर की तरह से कि वो लोड होगा मेमोरी में से, रेडी क्यू में से लोड होगा और वो फाइल रीड करेगा। ये इसका क्या है? सीपीयू बर्स्ट टाइम है। यानी इस टाइम रेडी क्यू में से प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है सीपीयू को कि सीपीयू या प्रोसेस उसको हायर हो जाए। आयो बर्स्ट क्या है हमारे पास? आयो बर्स्ट यही चीज है कि अब वो प्रोसेस वेट कर रहा है आयो के लिए, आयो डिवाइसेस के लिए, या फिर वो आयो क्यू के अंदर है। तो ये एक पूरा उन्होंने प्रोसीजर बताया है कि किस तरीके से हमारे पास प्रोसेसेस लोड होते हैं, उसके अंदर सीपीयू बर्स्ट टाइम आता है, उसके अंदर आयो बर्स्ट टाइम आता है। इसकी थ्योरी अगर हम देखें, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन्ड विथ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन की बात करें, तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइज होता है मल्टी प्रोग्राम से। इसका क्या मतलब है कि एक के बाद एक प्रोग्राम, एक के बाद एक प्रोग्राम रन हो रहा है, तो सीपीयू ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, उसका यूज ज्यादा हो रहा है। CPU IO burst cycle. Processes execution consists of a cycle of CPU execution and IO wait. मतलब प्रोसेस जो है उसके एग्जीक्यूशन दो चीजों के घर घूम रही है, या तो CPU burst साइकिल के ऊपर या फिर IO wait के ऊपर। CPU burst फॉलोड बाय IO burst। इसका क्या मतलब है? दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, या तो एक प्रोसेस CPU बर्स्ट में होगा या फिर एक प्रोसेस आयो बर्स्ट में होगा। यानी कि या तो वो आयो का वेट कर रहा है या फिर वो सीपीयू का वेट कर रहा है। अगर उसको सीपीयू मिल जाता है तो वो फौरन से क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा और उसका काम हो जाएगा, और अगर उसको हार्डवेयर रिसोर्स की जरूरत है तो वो आयो क्यू में चला जाएगा। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग, मीडियम टर्म स्केजुलिंग, ये सब चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम यहाँ से देखते हैं, सीपीयू स्केजुलिंग डिसीजंस में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस। सीपीयू स्केजुलिंग कब की जाती है और कौन कौन सी तरह की स्केजुलिंग की जाती है? जो बार बार मैं सीपीयू स्केजुलिंग का नाम ले रही हूँ, वो इसमें कौन से एल्गोरिथम्स आते हैं? वो एल्गोरिथम जो मैंने क्लास में उनका नाम डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन, ये सारे एल्गोरिथम्स ये सीपीयू स्केजुलिंग के एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। अब कौन सा एल्गोरिथम हमें कब रन करना है या हमें जरूरत कब पड़ती है स्केजुलिंग एल्गोरिथम लगाने की, तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं। स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, कोई भी प्रोसेस जब रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है, अब किसी भी वजह से वो वेटिंग स्टेट में जा सकता है। हमने सारी रीजंस, एक आई थी स्लाइड, उसमें 2-3 रीजंस लिखी हुई थी। कोई भी प्रोसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट में क्यों जा रहा है, या तो उसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया है, उसको 4 सेकंड का टाइम अलॉट था तो 4 सेकंड पूरे हो गए तो वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा रहा है, या फिर उसको वेट करना है आईओ डिवाइस का, आईओ डिवाइस या आईओ रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको वेटिंग स्टेट के अंदर डाल दिया गया है। ये 1-2 रीजन है कि कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होते हुए कहाँ चला गया, वेटिंग स्टेट में। सेकंड क्या है, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट में तो ऑलरेडी था लेकिन किसी वजह से जो है उसको वहाँ पे ब्रेक किया गया है, स्टॉप किया गया है और रेडी स्टेट में रखा गया है। या तो कोई आपको आईओ रिसोर्स मिल गई थी, उसने आईओ रिसोर्स अवेल भी कर लिया और अब उसकी, लेकिन वो जब आईओ रिसोर्स या आईओ उसको आईओ डिवाइस अवेलेबल हो गई, उसका जब काम पूरा हो गया तो वापस वो उसी स्टेट से रन नहीं हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ पे जाता है, फिर दोबारा से रेडी स्टेट में जाता है और फिर रन होता है, दोबारा से सीपीयू में अपनी बारी का इंतजार करता है। थर्ड क्या है, स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, वेटिंग में है, वेटिंग से रेडी में जा रहा है तो भी जो है आपके पास यहाँ पे स्केजुलिंग एल्गोरिथम अप्लाई होता है कि वेटिंग से रेडी, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस वेटिंग में होंगे ना, अब कौन से प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर जाना है, कौन से को किस टाइम पे लेके जाना है, तो इसके लिए हमें स्केजुलिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। नंबर 4 क्या है, टर्मिनेट, कोई प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है तो किस वक्त पे वो टर्मिनेट हो, कितनी देर तक वो रनिंग क्यू में रहेगा और उसके बाद उसको टर्मिनेट करना होगा। अब हमारे पास 2 टाइप्स के मेथड या 2 टाइप्स की स्केजुलिंग होती है, एक तो स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ स्केजुलिंग की टाइप्स की। एक होती है प्रीएम्प्टिव और दूसरी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, स्केजुलिंग अंडर 1 एंड 4 इज नॉन प्रीएम्प्टिव, जो लिखा हुआ है ना 1 एंड 4, मैंने बताया इनके जब प्रोसेस की ये 2 कंडीशंस हैं कि वो स्विच कर रहा है रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट की तरफ, यानी कोई भी प्रोसेस रन हो रहा था वो रन होते होते कहाँ पे चला गया, वेटिंग स्टेट में चला गया, या फिर जो है वो टर्मिनेशन की तरफ आ गया, तो ऐसे प्रोसेसेस पे हम लगाते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। ऑल अदर स्केजुलिंग इज प्रीएम्प्टिव, इसके अलावा कोई भी स्टेट है कि रनिंग स्टेट में था, रनिंग से रेडी स्टेट में चला गया है, या वेटिंग स्टेट में था, वेटिंग से रेडी स्टेट में हो गया, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, कोई भी प्रोसेस दोनों में से किसी भी स्टेट से अगर रेडी स्टेट की तरफ आ रहा है, ये है ना रेडी स्टेट, अगर रेडी स्टेट की तरफ आ रहा है प्रोसेस, इसका मतलब उस पर जो स्केजुलिंग अप्लाई होगी वो कौन सी स्केजुलिंग होगी, प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होगी। और कोई भी प्रोसेस अगर इसके अलावा जो भी तरीके हैं जो भी है वो नॉन प्रीएम्प्टिव कहलाता है। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव इन दोनों का आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं, ऐसे तो यही है जो बताया गया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लिया अगर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मिस नॉन प्रीएम्प्टिव एक दफा रिपीट कर दिए। नॉन प्रीएम्प्टिव ये देखें, ये 4 पॉइंट्स लिखे हुए। पहला नंबर पॉइंट क्या है, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, कोई भी प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में मौजूद है और वो कहाँ जा रहा है, वेटिंग स्टेट में जा रहा है। अब वो किस वजह से जा रहा है, ये सब चीजें हम अभी नहीं देख रहे, वो तो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम लगना है या नॉन प्रीएम्प्टिव लगना है। तो यहाँ पे लगना है नॉन प्रीएम्प्टिव, जब कोई भी प्रोसेस रन होते होते वेट स्टेट में चला गया या फिर कोई भी प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो उन दोनों के ऊपर जो एल्गोरिथम लगेगा वो क्या कहलाता है, नॉन प्रीएम्प्टिव कहलाता है। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कौन से एल्गोरिथम्स कौन सी कंडीशंस पे अप्लाई होते हैं, जब कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ रहा है, किस क्यू से आ रहा है रेडी स्टेट में, या तो वो रनिंग क्यू से रेडी स्टेट में आ रहा है या फिर वो वेटिंग क्यू से रेडी स्टेट में आ रहा है। अब प्रोसेस रनिंग क्यू से रेडी स्टेट में क्यों आते हैं, रनिंग हो रहे थे और उसके अंदर कोई भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कोई किसी वजह से वो ब्लॉक हुआ, कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो रेडी स्टेट में दोबारा किस लिए जाता है कि उसको सीपीयू की यूटिलाइजेशन या उसको समझ लें सीपीयू की इंडिकेशन चाहिए होती है कि सीपीयू उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसको रेडी कर रहा है। स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, वेटिंग टू रेडी का क्या मतलब है, कोई भी प्रोसेस अभी वेटिंग स्टेट में था और अब उस वो किसी भी चीज का वेट कर रहा है, हो सकता है वो किसी प्रोसेस के या इंटरप्ट के कंप्लीट होने का वेट कर रहा हो सकता है वो प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम लगा हुआ है, वो अपनी प्रायोरिटी के नंबर का इंतजार कर रहा हो, या उसको कोई रिसोर्स चाहिए थी, उस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी का इंतजार कर रहा हो।
उसके ये तीनों काम या कोई भी काम जो है वो पूरा हो गया तो वो वापस कौन सी स्टेट में जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ऐसी दो कंडीशन जो कि नंबर 2 और नंबर 3 पर है, हमारे पास जो एल्गोरिथम अप्लाई होगा वो क्या कहलाता है, इस प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स की टाइप कहलाती है। अच्छा जी, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स में क्या है हमारे पास, ये प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में क्या है, कंसीडर एक्सेस टू शेयर डेटा, आप जो है डाटा शेयर कर सकते हैं। कंसीडर प्रीएम्पशन वाइल इन कर्नल मोड के ऊपर भी ये काम कर रहा होता है। अच्छा, हमें एक डायग्राम बनाई थी क्लास के अंदर, स्टेट डायग्राम भी थी, ब्लॉक डायग्राम भी थी। उसके अंदर हम देखते थे प्रोसेस को रेडी स्टेट से डिस्पैच कर रहे थे, डिस्पैच करते थे तो फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाता था। तो ये डिस्पैचर मॉड्यूल की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये पढ़ें, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, एक और पॉइंट लिखिएगा, ये जो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग का मैंने बताया बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्रायोरिटी बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ये है प्रीएम्प्टिव। इसके ऊपर जो एल्गोरिथम्स लगते हैं, उन एल्गोरिथम्स के अंदर प्रोसेसेस को हम प्रायोरिटी बेस पे डील कर रहे होते हैं। उन प्रायोरिटी का नंबर उनके साथ आ रहा होता है कि इस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, उस हिसाब से वो रन करता है। जबकि इसके अंदर जो आपके पास नॉन प्रीएम्प्टिव है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। अगर कोई लार्ज प्रोसेस आ गया है तो लार्ज प्रोसेस ही रन हो जाएगा, और जब तक वो रन नहीं होगा या जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो उससे जो प्रीवियस स्मॉल प्रोसेसेस आ रहे हैं वो रन नहीं होंगे। तो इसमें क्या फायदा लगता है कि प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में हमारे पास क्या फायदा है, क्योंकि प्रायोरिटी होती है, स्केजुलिंग होती है, तो इस बेस पे होती है कि प्रोसेस अगर ज़्यादा लार्ज है तो उस प्रोसेस को टाइम उसका डिवाइड कर दिया जाता है या फिर उसको बिल्कुल आखिर में रन किया जाता है ताकि बाकी प्रोसेस जल्दी से रन होकर खत्म हो जाए। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास ये सहूलत नहीं है। अगर कोई प्रोसेस बड़ा आ गया जिसका फॉर एग्जाम्पल टाइम था कि वो 24 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होगा, लेकिन एक P2 है जो कि 3 सेकेंड्स में कंप्लीट हो सकता है, बट हमारे पास इसके अंदर क्योंकि प्रायोरिटी देने का ऑप्शन नहीं है, तो हम वो पूरे 24 सेकेंड्स तक वेट करेंगे, उसके बाद P2 रन होगा जिसका टाइम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, 2 मिली सेकेंड में वो कंप्लीट हो सकता था। तो यहाँ पे ये इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लेक्चर को नोट जरूर करते रहें, क्योंकि जिस तरह से क्लास का लेक्चर होता है उसी तरह ये भी कि हर चीज स्लाइड में लिखी हुई मौजूद नहीं है, बल्कि हम उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक आ रहा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। तो कोई चीज आपको ऐसी लगे वो स्लाइड में नहीं है और मैं वर्बली बोल रही हूँ तो उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। Dispatcher module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler. अच्छा जी, डिस्पैचर मॉड्यूल का क्या काम होता है, यही काम होता है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा था, क्या चीज होती है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट? जी कौन बताएगा? स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट जब एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू जो है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे शिफ्ट होता है तो फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जी, सही बताया आपने। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यही चीज है कि सीपीयू पहले एक प्रोसेस को रन कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर चला गया है। कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई हो सकता है, और उसको हम यही कहते हैं कि ये स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को अगर एक जगह पे स्टॉप हुआ, उसके बाद उस प्रोग्राम की दोबारा बारी आई है, तो प्रॉपर लोकेशन के ऊपर से ही उसको स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस या जो लाइन ऑफ कोड पहले रन हो चुका है उसी को दोबारा रन कर रहा हो, बल्कि जहाँ क्लोज किया गया था उस लोकेशन को सेव करके क्लोज करता है और फिर ओपन भी उसके आगे से नेक्स्ट लोकेशन पे करता है।
यहाँ डिस्पैच लेटेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ हमारे पास टर्म्स यूज होंगी जो कि हर न्यूमेरिकल में यूज हो रही होंगी। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसका चार्ट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है टर्न अराउंड टाइम मालूम करें, वेटिंग टाइम मालूम करें, रिस्पॉन्स टाइम मालूम करें। उस सब के लिए आपको ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। आगे फिर उसके फॉर्मूले भी देखिएगा कि किस तरीके से मालूम करते हैं। लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि वेटिंग टाइम किसे कहा जा रहा है, रिस्पॉन्स टाइम किसे कहा जा रहा है, तो आपको फाइंड आउट करने में परेशानी होगी। सबसे पहले तो टर्म है हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। इस सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ना, कोई भी प्रोसेस उसको फौरन फौरन असाइन करना है, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन है। इसके अंदर ये कोई मतलब ये न्यूमेरिकल टर्म नहीं है। इसके आगे की जो डेफिनेशन है वो न्यूमेरिकल में यूज होगी। थ्रूपुट, आपसे कह दिया जाए थ्रूपुट कैलकुलेट करो इस सिस्टम का, या जो चार्ट दिया हुआ है उसका थ्रूपुट कैलकुलेट करो। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए हैं एक यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, थ्रूपुट की ये डेफिनेशन है। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एक टाइम, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है वो उसका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। उसके अंदर हमारे पास अभी जब आगे न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा टर्न अराउंड टाइम में और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाती है। एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब वो प्रोसेस बीच में स्टॉप भी हुआ था, फिर दोबारा रन भी हुआ था, तो उसका टाइम किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो कभी वेटिंग स्टेट में गया, कभी वो रेडी स्टेट में था, कभी वो रनिंग स्टेट में था, तो कौन कौन सी स्टेट्स का टाइम हम सम अप करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आएगा। देन वी हैव वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। यानी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद है और रेडी क्यू में कितनी देर मौजूद रहा, वो क्या कहलाता है? इसका वेटिंग टाइम कहलाता है। अच्छा, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये दो ऐसे टाइम है जो कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते टाइम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। इसकी डेफिनेशन को गौर से समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम का फर्क क्लियर हो रहा है। वेटिंग टाइम में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसा टाइम जो कि a process has been waiting in the ready queue। एक प्रोसेस है जो कि रेडी क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। वो वाला टाइम कि जब एक रिक्वेस्ट आई, एक प्रोसेस आया जो कि रेडी क्यू के अंदर या रेडी क्यू के अंदर चला गया, लेकिन जब तक उसको सीपीयू से, हमने पढ़ा था ना, रेडी क्यू में वेट करते रहेंगे। प्रोसेसेस आ तो गए, लेकिन सीपीयू इनको कब एक्सेप्ट करेगा? जब सीपीयू इनको एक्सेप्ट करता है तो वो रनिंग स्टेट में जाते हैं। तो ऐसा टाइम जब तक सीपीयू की तरफ से उसको ओके का सिग्नल ना मिल जाए, उस वेट को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output। मतलब हम किसी आउटपुट की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सीपीयू ने उसको यूटिलाइजेशन टाइम दे दिया है, उसको उसने रनिंग क्यू में बुला लिया या फिर वो प्रोसेस रन होना शुरू हो गया। ये जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है? आपके पास रिस्पॉन्स टाइम है। अच्छा, अब यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस का। दो तीन टर्म्स और यूज होती है। पहले मैं ऐसा करती हूँ, आपको लिख के वो दो तीन टर्म्स की डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। मैं गूगल की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप वहां से उसकी डेफिनेशन नोट कर लिएगा अपने पास, क्योंकि जब बार बार वो रिपीट हो रहा होगा हमारा, मैं वो वर्ड रिपीट कर रही हूँ तो आपको फिर समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बर्स्ट टाइम क्या होता है, तो अराइवल टाइम क्या होता है। तो मैं वहां पे लिख के आपको दिखा रही हूँ, आप वो डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें, एक लाइन की ही कोई सी भी, तो हम देख लेते हैं। एक हमारे पास बार बार जो टर्म यूज होगी वो होगी बर्थ टाइम।
हमने शुरू में एक डायग्राम देखी थी ना, बर्स्ट टाइम और क्या नाम है, सीपीयू बर्स्ट, आईओ बर्स्ट। तो अब हम बर्स्ट टाइम की डेफिनेशन देखते हैं। बर्स्ट टाइम आल्सो रेफर्ड एज एग्जीक्यूशन टाइम, यानी चार्ट आपको जो दिया जाएगा उसके अंदर उसको बर्स्ट टाइम के नाम से भी दिया जा सकता है, उसको एग्जीक्यूशन टाइम के नाम से भी दिया जा सकता है। कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था या किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कितना था। अब इसकी डेफिनेशन देख लें और लिख लें। इट इज द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम, ये अमाउंट है सीपीयू टाइम जो है द प्रोसेस रिक्वायर्स टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। सीपीयू ने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने में, ये क्या कहलाता है, या तो एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है या फिर बर्स्ट टाइम कहलाता है। इसके अलावा इसको जो है हम आईओ बर्स्ट टाइम में भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोस्टली न्यूमेरिकल और जो जर्नल डेफिनेशंस वगैरह यूज हो रही होंगी उसमें आईओ बर्स्ट टाइम नहीं काउंट हो रहा होगा, सिर्फ सीपीयू टाइम को ही हम क्या कह रहे होंगे, बर्स्ट टाइम कह रहे होंगे। फिर है हमारे पास एक अराइवल टाइम। हम्म वैसे सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम है या सारे प्रोसेस को सिंगल एग्जीक्यूट प्रोसेस करने हो, का टाइम? कोई भी सिंगल, देखिए यहाँ पे प्रोसेसेस नहीं लिखा हुआ, प्रोसेस लिखा हुआ है। एक प्रोसेस को, ऐसे आपके पास एक चार्ट बना हुआ आता है P1 P2 P3 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, तो उसके आगे जो टास्क में उसका एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ होगा या फिर कोई कैलकुलेट करने का तरीका बताया होगा, तो आप सिर्फ एक प्रोसेस का एक वक्त में बता रहे होंगे कि एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। सारे प्रोसेसेस का अगर मालूम किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, थ्रूपुट कहलाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले थ्रूपुट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, वो कहलाता है हमारे पास क्या कहा था मैंने अभी, थ्रूपुट। और जब नंबर ऑफ प्रोसेसेस की बात होगी तो थ्रूपुट कहेंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है तो वो बर्स्ट टाइम कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अराइवल टाइम। द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी क्यू, वो टाइम जिसमें प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया वो आपका अराइवल टाइम कहलाता है। जैसे कि पिक्चर आप देखें, ये रेडी स्टेट में, ये जो रेडी स्टेट में आया 1 मिली सेकेंड में आया, 2 मिली सेकेंड में आया या 3 मिली सेकेंड में आया, ये क्या कहलाता है हमारे पास, इसकी रेडी स्टेट कहला अराइवल टाइम कहलाता है, जिस टाइम पे वो अराइव हुआ। बियॉन्ड के सीपीयू ने इसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, रन किया या नहीं किया, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ हम अराइवल टाइम की अगर बात करें तो अराइवल टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे एक न्यू प्रोसेस जनरेट होके आपके सिस्टम में या रेडी स्टेट में आ जाता है। वो प्रोसेस क्या वो टाइम क्या कहता है, अराइवल टाइम कहलाता है। मोस्टली हमारे पास चार्ट्स बने हुए होंगे। हम्म, एक मिनट, पहले आगे चार्ट आएगा तो मैं दिखा दूंगी ड्रॉ करने के बजाय, फिर देखते हैं। ये समझ में आ गया अराइवल टाइम। हमने देख लिया बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम। अच्छा, और हमारे पास बस हम वापस स्लाइड्स की तरफ आते हैं और फिर देखते हैं कोई डेफिनेशन जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हम इस स्लाइड के ऊपर आए थे। ये देखें, अभी मैं ये नहीं समझा रही कि एल्गोरिथम क्या है, कौन सा एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ। चार्ट ऐसे बना हुआ आता है, किसी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का चार्ट ऐसे बना हुआ आ रहा है। प्रोसेसेस लिखे हुए कि ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। अराइवल टाइम, अब देखें एक के बाद एक प्रोसेस आ रहे हैं ना, तो पहले कौन सा प्रोसेस आया है, P1 आया है। P1 ऑफ पहले ही प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है वो 0 टाइम पर आया है, तो इसका अराइवल टाइम क्या है, 0। P2 क्या है, प्रोसेस 2 है, वो 1 उस पर आया है, 1 मिली सेकेंड के ऊपर आया है। अब देखें सारे प्रोसेस आके रेडी स्टेट में जमा हो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रोसेस 1 आया वो 0 टाइम पर आया या 0 मिली सेकेंड के ऊपर आया, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम किसे, बर्स्ट टाइम का दूसरा नाम क्या होता है बताइए जरा मुझे।
एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम, यानी ये P1 आया और वो 8 मिली सेकेंड्स तक रन होता रहा। P2 आ गया था 1 मिली सेकेंड पर, 8 मिली सेकेंड तक ये रन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अभी आपका P2 स्टॉप है, P2 रन नहीं हो रहा। तो P2 की एग्जीक्यूशन का टाइम तो कुछ और होगा, वो किस टाइम पे रन होना शुरू हुआ, लेकिन P2 का अराइवल टाइम हमेशा यही रहेगा कि अराइवल टाइम इसका ये है। अब वो किस टाइम पे, अगर उसका कोई और टाइम पूछ लिया जाए, एग्जीक्यूशन टाइम पूछ लिया जाए, उसका टर्न अराउंड टाइम पूछ लिया जाए, या उसका थ्रूपुट टाइम पूछ लिया जाए, थ्रूपुट नहीं, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, ये सब चीजें पूछ ली जाए, तो वो सब तो चेंज हो जाएंगे, उसको किसी ना किसी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन P2 का अराइवल टाइम हमेशा यही रहेगा, P1 P3 P4 जो अराइवल टाइम यहाँ पे दिया गया है यही रहेगा। इनके एग्जीक्यूशन टाइम ये वाले हैं, इनके एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट कब हो रहे हैं, सब कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम सबका अलग हो जाएगा, क्योंकि अब जब आपका P2 अराइवल टाइम तो उसका 1 है, लेकिन आपके P1 ने ही 8 मिली सेकेंड्स ले लिए, तो वो अपने 1 टाइम के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ, वो उसके बाद स्टार्ट हुआ, 8 - 1 पे स्टार्ट हुआ, तो उसका वेटिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा, जो भी कैलकुलेट करना होगा। अब वापस आते हैं शुरू की स्लाइड पे, जो मैं पीछे छोड़कर आई थी, सिर्फ आपको चार्ट दिखाने के लिए लेकर आई थी। ये तो वो चार्ट है जो कि आपको गिवन होता है। दो तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, या तो गैंट चार्ट दिया जाता है, ये गैंट चार्ट कहलाता है, इसको भी मैं समझाती हूँ ये क्या है। ये एक आपके पास टेबुलर फॉर्म में चार्ट दिया हुआ है, मोस्टली टेबुलर फॉर्म का चार्ट दिया हुआ है, उसको देख के आपने गैंट चार्ट बनाना होता है। गैंट चार्ट बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो चीजें कैलकुलेट करनी होती है उसमें हमें फॉर्मूला लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ ये शो करना है कौन सा प्रोसेस किस टाइम से किस टाइम तक चला, सिर्फ उनकी वो ड्रॉ करना होता है इसको। तो P1 P2, P1 0 सेकंड पर आया था तो सबसे पहले वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है, अगर प्रायोरिटी होती है कि पहले P1 चलाना है या P4 चलाना है, तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड होता है, इस पे लिखा हुआ होता है प्रायोरिटी और नंबर दिया होता है 0 1 2 3। प्रायोरिटी लो टू हाई काम करती है, यानी अगर 0 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 की प्रायोरिटी हाई है, और 5 लिखा हुआ है तो मतलब 5 की प्रायोरिटी लो है। तो पहले वो वाला प्रोसेस रन होगा जिसके आगे 1 लिखा हुआ है, फिर वो प्रोसेस रन होगा जिसके आगे 5 लिखा हुआ है। फिलहाल इसके अंदर कहीं भी आपके पास 5 नहीं लिखा हुआ, आई मीन प्रायोरिटी नहीं लिखी हुई। अच्छा, अब ये अलग अलग है, कहीं P1 आ रहा है, कहीं P4 आ रहा है, वो बात भी मैं अभी नहीं समझा रही, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि गैंट चार्ट क्या होता है। गैंट चार्ट ये है जिसके अंदर आप प्रोसेसेस को ऐसे ब्लॉक्स में शो करते हैं कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक रन हुआ। तो यहाँ पे देखें P1 दिखाया जा रहा है कि 0 मिली सेकेंड पे रन हुआ, 1 मिली सेकेंड तक चला, फिर P2 आ गया, वो स्टार्ट हो गया, वो 5 तक चला है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम था यहाँ पे 4, तो क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हुआ है तो 4 तक आने में वो 5 हो गया। फिर P4 चला है, P3 नहीं चला, इसके पीछे क्या लॉजिक थी वो इस एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। अभी हमने ये एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि गैंट चार्ट क्या होता है। तो आपको गैंट चार्ट समझ में आ गया, आपको ये टेबुलर फॉर्म में जो दिया हुआ है चार्ट वो समझ में आ गया। इसके अंदर हमेशा या ज्यादातर ये 3 चीजें दी हुई होंगी, प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन टाइम। ये तीनों चीजें देकर हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, और रिस्पॉन्स टाइम क्या है। यहाँ से स्टार्ट करना था, अब हम यहाँ वापस आ जाते हैं। हम कौन से एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले रन कर दो और पहले सर्व कर दो। अच्छा जी, बात फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिथम है आपका, ये कौन सी टाइप का एल्गोरिथम है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये दोनों कौन से एल्गोरिथम है या कौन सी टाइप के हैं, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में पढ़ा था कि प्रोसेसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट में जा रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे वेटिंग से रनिंग में आ रहे हैं या रनिंग से वेटिंग पे जा रहे हैं, ऐसी स्टेट्स पे जो एल्गोरिथम अप्लाई होते हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव कहलाते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम का दूसरा नाम होता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। दोनों चीजें नोट कर लें, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस का दूसरा नाम होता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड, सही है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड क्या होता है एल्गोरिथम, मैं बुक ओपन करती हूँ, बुक से बताती हूँ।
अच्छा, सबसे इसका एडवांटेज तो ये कि बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। न्यूमेरिकल भी अगर सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये चार्ट दिया हुआ है और बोला जाए इससे गैंट चार्ट बनाओ इस टेबल से, तो पता है पहले P1 आया तो P1 ही रन हुआ, चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ये 24 था, 24 टाइम तक रन हुआ। फिर P2 आया था तो P2 24 और ये था 3, तो 24 प्लस 3 कितने होते हैं 27, तो ये 27 तक रन हो गया। फिर 27 प्लस 3 30, तो ये 30 तक रन हो गया। अगर यहाँ पे P3 का टाइम होता 5, तो ये 27 प्लस 5 हो गए, जो नंबर बन रहा है 32, तो ये 32 तक रन होगा। तो इसको देख के गेम चार्ट बनाना तो बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं अच्छा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, किसी को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे सिर्फ गेम चार्ट देखकर ही हमें समझ में आ जाएगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। कौन बताएगा? किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भी बता दें, और समझ आ रहा है तो भी बता दें। बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये जो जो बड़े प्रोसेस होंगे वो भी एक ही टाइम तक, मतलब पहले बड़ा बड़ा प्रोसेस चलेगा, फिर उसके बाद हम्म छोटे छोटे प्रोसेस चलेंगे, इसमें कोई जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं होगी। क्या नहीं अ, होगी? मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे अगर एक बड़ा प्रोसेस आया तो सबसे हम्म पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा, हम्म उस उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद हम्म, छोटे छोटे प्रोसेस आएंगे, तो इसमें टाइम जो है ना इक्वली डिवाइड नहीं होगा। सही है। अच्छा, मैं इसको मजीद थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया है। हमारे पास यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ, देख लें। जिसका मेन डिसएडवांटेज है वो ये है। ओहो, ये इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस का मेन डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो समझा दिया मैंने कि भाई जो प्रोसेस आएगा पहले चल जाएगा, ज्यादा कोई एल्गोरिथम या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम लगाने की जरूरत नहीं है। स्टारवेशन एक टर्म है। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट इशू। जब हमारे पास एक P1 आया और उस P1 ने जो है आयो रिसोर्स वैसे यूज कर ली, या फिर उस P1 को कोई और रिसोर्स यूज करनी थी, 24 मिली सेकेंड्स तक वो रिसोर्स इसी को असाइन होगी। तो उससे क्या हुआ कि वो रिसोर्स और किसी प्रोसेस के पास जा ही नहीं सकती, और प्रोसेस को भी अगर उस रिसोर्स की जरूरत है तो समझ लें आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रही। वो 24 मिली सेकेंड तक वो रिसोर्स एक प्रोसेस को असाइन हो चुकी है। तो स्टारवेशन इसका इशू कहलाता है। नॉन प्रिएम्प्टिव टाइप के जो हमारे पास सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस का जो एल्गोरिथम है, इसके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट एक इशू है जो कि इसका डिसएडवांटेज कहलाता है। और एडवांटेज मैंने बता दिया कि सिंपली जो हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। चलें अब हम आते हैं, एक चीज हमने क्या गैंट चार्ट बनाना सीख लिया, अब हम देखते हैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना, कि वेटिंग टाइम किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। वेटिंग टाइम फॉर P1। P1 अच्छा, वेटिंग टाइम की डेफिनेशन क्या थी बताइए जरा, लिखी थी आप लोगों ने अपने पास? वेटिंग टाइम कौन से टाइम को कहते हैं हम? तो बता दो कोई। किसी को नहीं पता? सब सो रहे थे क्या? अबे समझ आएगा तो बताएंगे ना। बे समझ नहीं आ रहा तो बोले ना। जरा तमीज से यहाँ पे बात कीजिए बीच में। वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब कोई भी आपके पास नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर जब तक है, वो क्या कहला रहा है? वेटिंग टाइम कहला रहा है, यानी वो प्रोसेस अभी रन नहीं हुआ है। यहाँ पर आ जाइए। वेटिंग टाइम फॉर P1 इजिकल्स टू 0। 0 सेकेंड के ऊपर P1 जो है हमारे पास आ चुका था प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो रन नहीं हुआ था, 0 टाइम पर आया था, तो वो उसका क्या है? वेटिंग टाइम उसका 0। इसने कोई भी वेट नहीं किया, वो फौरन से रन हो गया।
P2 ने कितना टाइम वेट किया? P2 ने इतने टाइम वेट किया जितने टाइम पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। तो P1 0 से 24 सेकंड तक एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद P2 रन होना शुरू हुआ था। तो P2 को कितने टाइम तक वेट करना पड़ा? 24 मिली सेकेंड्स तक उसको वेट करना पड़ा। तो 24 जो है इसका क्या बन गया? वेटिंग टाइम बन गया। P3 पर आ जाइए। P3 ने कितने टाइम वेट किया? 27 मिली सेकेंड्स तक। क्यों किया? क्योंकि P1 और P2 रन हो रहे थे, इनका एग्जीक्यूशन टाइम हमको दिया हुआ है 24 + 3 कितने हो गए? 27। तो P3 इसका स्टार्टिंग टाइम बन गया। अब समझ में आया वेटिंग टाइम क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं आया तो पूछ सकते हैं। जी आगे समझ वेटिंग टाइम? वैसे एक बार रिपीट कर। अच्छा, मैं यहाँ पे 1-2 प्रोसेसेस और ऐड कर रही हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। आप लोगों को शौक होता है ऑनलाइन क्लास लेने का और फिर ऑनलाइन में आप लोग को समझ नहीं आ रहा।